सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के बारे में। जिस तरह से कमेंट्स आ रही थी मेरे पास कि सर न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के बारे में। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हूँ जो कि आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करेंगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश। So let's start. बिना डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है शक्तिशाली, तेज। मतलब कि अगर प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाशित कोई चीज़ है, तेज प्रकाश वाली कोई चीज़ है, उसे कहा जाता है ब्लेजिंग। या फिर एक अच्छी लय में होना, उसे कहा जाता है ब्लेजिंग। अच्छी लय में होने से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए आप क्रिकेट में हैं, फुटबॉल में हैं, हॉकी में हैं, कोई सी भी टीम में हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं हर मैच में, तो आप एक अच्छी लय में हैं, उसे कहा जाता है यू आर इन ब्लेजिंग फॉर्म। मतलब कि आप एक अच्छी लय में हैं। अब आइए देखते हैं इसे किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाएगा। विराट कोहली अच्छी लय में हैं। विराट कोहली अच्छी लय में हैं। विराट कोहली इज इन ब्लेजिंग फॉर्म। विराट कोहली इज इन ब्लेजिंग फॉर्म मतलब कि विराट कोहली जो है वो अच्छी लय में है। अगर आपको किसी चीज को तेज बताना है, तर्रार, तेज तर्रार बताना है, तो भी आप उसे ब्लेजिंग के यूज से कह सकते हैं। जैसे कि उसेन बोल्ट के पास तेज गति है। उसेन बोल्ट के पास तेज गति है, तब उसका इंग्लिश बनेगा उसेन बोल्ट हैज अ ब्लेजिंग स्पीड। उसेन बोल्ट हैज अ ब्लेजिंग स्पीड मतलब कि उसेन बोल्ट के पास तेज गति है। ब्लेजिंग को हम किसी चीज को चमकदार बताने के लिए भी करते हैं। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा रोशनी है, मतलब बहुत ज्यादा चमक रही है वो चीज, तो उसे भी हम ब्लेजिंग कह सकते हैं। जैसे कि कमरा सूर्य की रोशनी से चमक रहा था। कमरा सूर्य की रोशनी से चमक रहा था। द रूम वॉज ब्लेजिंग विद सनशाइन। द रूम वॉज ब्लेजिंग विद सनशाइन। ये जो वर्ड है आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ ब्लेजिंग फॉर्म के सेंस में यूज हुआ था, लेकिन मैंने इसके और भी मतलब ढूंढे और आपको यहाँ पर बताया। कैसे लगे वर्ड्स कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है भागते हुए, चीजों को तोड़ते हुए। भगदड़ एकदम मच जाती है ना, भगदड़ में क्या होता है कि लोग चीजें तोड़ते हुए भागते हैं। एक वैसी भगदड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो अचानक होती है। लोग क्या करते हैं कि एक संगठन बना लेते हैं और भागते हैं और चीजों को इधर उधर तोड़ते हुए भागते रहते हैं। मतलब चीजों को तोड़ते फोड़ते भागते रहते हैं, उससे कहा जाता है रैम्पेज। इसी तरह से जो भगदड़ होती है उसे कहा जाता है स्टैम्पेड। तो इसे ध्यान रखिएगा। स्टैम्पेड मतलब लोग एकदम से भाग रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर संगठन बनाकर लोग तोड़ा फोड़ी करते हुए भागते हैं, उससे कहा जाता है रैम्पेज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखते हैं इसे किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है, प्रदर्शनकारियों ने शहर से गुजरते हुए तोड़ फोड़ मचा दी। प्रदर्शनकारियों ने शहर से गुजरते हुए तोड़ फोड़ मचा दी। तब उसका इंग्लिश बनेगा द डिमॉन्स्ट्रेटर्स rampaged through the town. The demonstrators rampaged through the town मतलब कि यहाँ पर सबने एक जैसा प्लान बनाया था कि यहाँ से तोड़ फोड़ करते हुए पूरे शहर में से हमें गुजरना है। उस सेंस में हम यूज कर रहे हैं रैम्पेज का। तो रैम्पेज मतलब कि भागते हुए, चीजों को तोड़ते हुए भागते रहना, उसे कहा जाता है रैम्पेज। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। लोग उग्र हो गए और कारों में आग लगा दी। लोग उग्र हो गए और कारों में आग लगा दी। तब इसका इंग्लिश बनेगा पीपल वेंट ऑन रैम्पेज एंड सेटिंग फायर ऑन कार्स। पीपल वेंट ऑन रैम्पेज एंड सेटिंग फायर ऑन कार्स मतलब कि लोग उग्र हो गए और कारों में आग लगा दी। उस सेंस में हम यूज करते हैं रैम्पेज का, जहां पर लोग उग्र हो जाते हैं, तोड़ा फोड़ी मचाते हुए भागते हैं। अगला वर्ड है फर्वेंट।
फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला, उत्साही या फिर गर्म। अगर कोई चीज़, इफ़ समथिंग इज़ वेरी हॉट, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं फर्वेंट का। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ फर्वेंट सन, अ फर्वेंट सन मतलब कि बहुत ही गर्म सूरज, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तब हम उसे कहेंगे अ फर्वेंट सन। इसी तरह से अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ बीजेपी या फिर अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, मतलब कि यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, मतलब कि यहाँ पर जोश उत्साह अगर किसी व्यक्ति में है और वो उस टीम का सपोर्टर है तो उस सेंस में हम कह रहे हैं कि इज अ फर्वेंट सपोर्टर, मतलब कि वो जोश भरा है, उत्साहित है, उस सेंस में हम यूज कर रहे हैं fervent का। He's a fervent supporter of any party. You can take any party here. He's a fervent supporter of BJP. He's a fervent supporter of Congress. इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड fervent का, जहां पर इसका मतलब था जोशीला, उत्साही या फिर कोई चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म है उस सेंस में हम fervent का यूज करते हैं। अगला वर्ड है स्टबल। स्टबल का मतलब होता है कि जब गेहूं की फसल, मक्का की फसल या कोई सी भी फसल जब कट जाती है तो उसके नीचे जो ठूंठ बच जाते हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ठूंठ जो बच जाते हैं, जो जड़ से तो ऊपर, थोड़े से ऊपर रहते हैं, उसे कहा जाता है स्टबल। स्टबल का मतलब वो होता है। आप इससे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपके जो दाढ़ी के बाल होते हैं, छोटी छोटी दाढ़ी एकदम उगने लग जाती है, एकदम थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये तो चुभती है, उसे कहा जाता है स्टबल। तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग है। पहला मतलब कि जो फसल काटने के बाद जो ठूंठ बच जाते हैं उसे कहा जाता है स्टबल, और दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे भी कहा जाता है स्टबल। आइए समझते हैं, ऐसा सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So the best example is you can see the stubble on my chin here. You can see the stubble on my chin, मतलब कि छोटे छोटे बाल, दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं जो चुभते हैं उसे कहा जाता है stubble. You can clearly see the stubble on my chin. इसी तरह से जब नई फसल उगाई जाती है तो पुरानी फसल, मतलब जो ठूंठ निकले होते हैं, उन्हें जला दिया जाता है ताकि नई फसल उगाई जा सके। इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए, द स्टबल वॉज बर्न्ड टू क्लीन द फील्ड। द स्टबल वॉज बर्न्ड टू क्लीन द फील्ड, मतलब कि खेत को साफ करने के लिए जो ठूंठ थे उन्हें जला दिया गया ताकि नई फसल अच्छे से उगाई जा सके। द स्टबल वॉज बर्न्ड टू क्लीन द फील्ड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्टबल को, जहां पर इसके मतलब थे फसल को काटने के बाद बचे हुए ठूंठ या फिर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल। अगला वर्ड है स्कम। स्कम का मतलब होता है कि झुक जाना, किसी के सामने झुक जाना, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित होना या मर जाना। ये तीनों मतलब होते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्कम के। अब आइए समझते हैं इन्हें सेंटेंस में। Many people have succumbed to coronavirus. Many people have succumbed to coronavirus, मतलब कि बहुत से लोग कोरोना वायरस से या तो मारे जा चुके हैं या फिर उससे पीड़ित हैं। तो दोनों ही सेंस में इसे यूज किया जा सकता है। अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर वो उससे पीड़ित होता है तो उसमें हम स्कम का यूज करते हैं। इसी तरह से भारत कभी भी आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। भारत कभी भी आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। तब उसका इंग्लिश बनेगा, इंडिया वुड नेवर succumb टू टेररिज्म। इंडिया वुड नेवर succumb टू टेररिज्म, मतलब कि भारत जो है वो कभी भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं झुकेगा। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड स्कम को, जिसका मतलब होता है झुक जाना या किसी बीमारी से पीड़ित होना या मर जाना। अगला वर्ड है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को किसी काम को कराने के लिए धमकाना। अगर आप किसी काम को करवाने के लिए किसी को धमकी देते हैं तो उस सेंस में हम इंटीमिडेट का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे अपनी धमकियों से डराओ मत। डोंट इंटीमिडेट मी बाय योर थ्रेट्स। मुझे अपनी धमकियों से डराओ मत। डोंट इंटीमिडेट मी बाय योर थ्रेट्स, मतलब कि मुझे अपनी धमकियों से डराओ मत। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगा। आई वॉन्ट इंटीमिडेट बाय योर थ्रेट्स। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगा। आई वॉन्ट इंटीमिडेट बाय योर थ्रेट्स। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड इंटीमिडेट को।
अगला वर्ड है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है, कहें तो जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का घर नहीं है, काम नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो बेघर है, आवारा है या मारा मारा फिरता है, उसे कहा जाता है वैग्रेंट। तो ऐसे व्यक्ति को वैग्रेंट कहा जाता है जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा एक्चुअली में करता है, तो उसे वैग्रेंट कहा जाता है। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह सड़कों पर आवारा की तरह रहता है। वह सड़कों पर आवारा की तरह रहता है। He lives on the street as vagrant. He lives on the street as vagrant, मतलब कि आवाराओं की तरह जीवन व्यतीत करना, उसे कहा जाता है वैग्रेंट। इसी तरह से बेघर व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। बेघर व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। The vagrant survives by begging for money. The vagrant survives by begging for money, मतलब कि जो बेघर व्यक्ति होता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड वैग्रेंट को। अगला वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षेप में या फिर छोटे में। मान लीजिए आपने पूरी कहानी सुना दी और आप कहना कुछ छोटा ही चाहते थे और सामने वाले ने उसे एकदम से शॉर्ट करके बता दिया कि यार तेरे कहने का मतलब ये था, तो उसे कहा जाता है लैकोनिक। मीन्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, मतलब कि आपको जब बहुत ही छोटे वर्ड्स में किसी चीज़ को कहना चाहिए, आप उससे बहुत बड़ी कहानी सुना देते हैं, उसका मतलब बहुत छोटा निकलता है, उससे कहा जाता है लैकोनिक, मतलब कि संक्षेप में या छोटे में, शॉर्ट फॉर्म। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस बड़ा ही प्यारा है। He gave me a laconic reply. He gave me a laconic reply, मतलब कि मैंने पूरी कहानी सुना दी और उसने कहा अरे तेरे कहने का मतलब ये था क्या? तो हाँ, मैं भी कहूँगा हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। सो ही गेव मी अ लैकोनिक रिप्लाई, मतलब कि उसने बहुत ही संक्षेप में उस बात को कह दिया। तो अगर आप भी कहीं ऐसा आपके फ्रेंड के साथ में बातचीत चलती रहे और बहुत बड़ा अगर आपका फ्रेंड आपको चीज़ समझा रहा है कोई, तो आप कहेंगे अरे तेरे कहने का मतलब ये सीधे-सीधे बोलना। तो सीधे-सीधे बोलना, उससे आप कह सकते हैं लैकोनिक। तो गिव मी अ लैकोनिक रिप्लाई प्लीज़, मैं इसे छोटे में समझना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी अ लैकोनिक रिप्लाई, आई डोंट वांट a huge description of something, so please give me a laconic reply। तो उससे कहा जाता है laconic, मतलब कि संक्षेप में, छोटे में। देखिए इसे एक और सेंस में यूज किया जा सकता है। जब भी आप क्लास में रीडिंग की बारी आती थी, सब बच्चों को यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ाया जाता था टॉपिक्स, तो यहाँ पर हम भी रीडिंग करते थे। तो हमारे टाइम क्या होता था कि हम कभी कभी पैराग्राफ भूल जाते थे कि कहाँ से पढ़ना है, तो उसके वजह बहुत सुनना पड़ती थी, कभी कभी जूते भी खाने पड़ते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि हम भूल जाते थे कहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ पर उससे कहने के लिए हम क्या शॉर्ट रिप्लाई कर देते, मैम हमें नहीं पता या ऐसा वैसा। तो यहाँ पर टीचर्स हमें क्या कहते थे वो सुनिए। योर laconic reply suggested a lack of interest in this topic. Your laconic reply suggested a lack of interest in this topic, मतलब कि टीचर हमें कहते थे कि your laconic reply, मतलब कि छोटा सा रिप्लाई, ये बताता है कि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। Your laconic reply suggested a disinterest, or we can say you are not interested in this topic, मतलब कि आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये आपका laconic रिप्लाई मुझे बता रहा है। तो यहाँ पर उस सेंस में यूज़ किया जाता है laconic का। तो laconic रिप्लाई मतलब कि छोटा जवाब, उसे कहा जाएगा laconic रिप्लाई। तो जब भी कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन हो और छोटे में बात खत्म हो रही हो, तो उसे कहा जाएगा laconic। सिंपली याद रखिए। अगला वर्ड है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है कि किसी बुरी चीज़ को घटने से रोकना, मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कि किसी चीज़ को, कोई अगर घटना, अप्रिय घटना है, कोई बेकार अगर कुछ हो रहा है, उसे घटने से रोकना या फिर टालना, किसी चीज़ को टालना, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है उसे टाल देना ताकि उसका परिणाम बुरा ना हो, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं एवर्ट का। आइए देखते हैं किसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा। मिशन रोक दिया गया। मिशन रोक दिया गया। द मिशन वॉज एवर्टेड। हो सकता है कि इस मिशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों या फिर इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला हो, इसलिए इस मिशन को रोक दिया गया, बाद में फिर चालू किया जाएगा। तो द मिशन वॉज एवर्टेड, इस तरह से इसे यूज किया जाएगा, मतलब किसी भी अप्रिय चीज को घटने से रोकना या किसी भी बहुत बुरा अगर किसी चीज का परिणाम होगा तो उसे घटने से रोकना, वहां हम यूज करते हैं एवर्ट का। हमें इस तबाही को रोकने के लिए कुछ करना होगा। हमें इस तबाही को रोकने के लिए कुछ करना होगा। विल हैव टू प्लान समथिंग
to avoid this disaster. We'll have to plan something to avert this disaster. मतलब कि इस disaster, इस तबाही को रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा. We'll have to plan something to avert this disaster. इस तरह से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड avert का. कैसा लगा ये वर्ड कमेंट में जरूर बताइएगा. आज का आखिरी वर्ड है, थोड़ा बड़ा भी है, INDEFATIGABLE. इंडिफैटिगेबल. इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है कि कभी ना हारने वाला. मतलब कि बहुत ही जुझारू व्यक्ति जो कभी ना हार मानता हो या कभी थकता नहीं हो, उसे कहा जाता है इंडिफैटिगेबल. इंडिफैटिगेबल एंड इंडिफैटिगेबल. आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस है. उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट ने उसे कोविड से लड़ने में मदद की. उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट ने उसे कोविड से लड़ने में मदद की. तब इसका इंग्लिश बनेगा His indefatigable spirit helped him to fight with COVID. His indefatigable spirit helped him to fight with COVID. मतलब कि उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट ने उसे मदद की. किस चीज़ के लिए? कोविड से लड़ने के लिए. तो इस तरह से यूज़ किया जाएगा इस पर्टिकुलर वर्ड इंडिफैटिगेबल को. आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस. वह महिलाओं के अधिकारों की एक जुझारू रक्षक है. वह महिलाओं के अधिकारों की एक जुझारू रक्षक है. तब इसका इंग्लिश बनेगा शी इज एन इंडिफैटिगेबल डिफेंडर ऑफ वुमेन्स राइट्स. शी इज एन इंडिफैटिगेबल डिफेंडर ऑफ वुमेन्स राइट्स. मतलब कि यहाँ पर वो जो महिला है वो भी इस तरह में काम कर रही है कि वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर रही है. इस सेंस में हम यूज़ करते हैं इंडिफैटिगेबल को. मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत जुझारू हो, कभी ना थकता हो, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्पिरिट हो, उसे कहा जाता है इंडिफैटिगेबल. सो फ्रेंड्स कैसे लगे वर्ड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा. आज के न्यूज़पेपर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि मैंने कवर किए हैं. ऐसे बहुत सारे सिंपल वर्ड्स भी थे जो कि मैं कवर कर सकता था, लेकिन आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो भी व्यक्ति आइलेट्स के लिए, टफल के लिए, टॉइक के लिए, GRE, बहुत सारी एग्जाम्स हैं, उनके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कहें तो यूज़फुल हैं. और अगर आपको इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी जानने हैं तो थोड़े दिनों में अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दूंगा. मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है. मैं लिख दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए. इसलिए मैं उन्हें वेबसाइट पर एक सेपरेटली अपलोड करूँगा ताकि आप वहाँ पर उनकी मीनिंग भी जान सकते हैं. चैनल पर नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा. इसी तरह के वीडियोज़ आपको मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ प्रोवाइड करता रहूँ. फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.